तो आपने अभी तक क्या पढ़ लिया कि कैसे फ्रांस में नेशनलिज्म आया। उसके बाद हमने ये देखा क्या धीरे धीरे क्या जो नेपोलियन कोड था वो क्या था, और नेपोलियन के द्वारा स्टार्ट किए गए जो रिफॉर्म्स थे कैसे स्टार्टिंग में लोगों को अच्छे लगने लगे, बट बाद में जब उसने टैक्सेशन बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दी, फोर्स लोगों को आर्मी भरना शुरू किया, तो इसके कारण जो भी था यूरोप के अंदर उन्होंने उसके अगेंस्ट हुए और एट लास्ट उसे जो उस समय की पावरफुल नेशंस थे ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर वाटरलू के वॉर में हरा दिया। इसके बाद क्या हुआ बेटा, इसके बाद हम देखते जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी जो यूरोपियन लोग के और जो कंट्रीज थे, यानी यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है बच्चा, उसमें क्या होते हैं डिफरेंट कंट्रीज थे। ये नहीं एक फ्रांस ही था, लेकिन फ्रांस पहला कंट्री था यूरोपियन का जहाँ पे नेशनलिज्म स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जो अदर भी कंट्रीज थे उन्होंने भी फ्रांस से इंस्पायर होकर अपनी फ्रीडम के लिए क्या वॉइस रेज करनी शुरू की। और उस समय जैसे मैंने बेटा आपको बता दिया कि डिफरेंट एम्पायर थे, ऐसा नहीं कि जर्मनी है तो जैसे इंडिया है उसमें ब्रिटिशर्स थे बस उनका ही रूल था, लेकिन उस समय जो यूरोपियन की और कंट्रीज थी वहाँ पे केवल एक कंट्री के अंदर डिफरेंट एम्पायर का रूल था, जैसे ऑटोमन एम्पायर, हैम्सबर्ग एम्पायर, ये सारे एम्पायर थे जिनका रूल था। तो नेक्स्ट टॉपिक में आप देखेंगे जैसे जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेस एंड कंट्रीज हुज रूलर हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ आपको, जैसे जर्मनी थी यूरोप के अंदर कंट्री, इटली थी, स्विट्जरलैंड थी, यहाँ पे केवल एक किंगडम थी, बल्कि इन कंट्रीज में डिफरेंट कंट्रीज का रूल था और वो अपने अकॉर्डिंग क्या अपनी टेरिटरी के अंदर अपने अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन बनाते थे। दे डिड नॉट see themselves as a sharing a collective identity or a common culture, यानी यहाँ पे रहने वाले लोगों का कॉमन कल्चर भी नहीं था, क्योंकि जिस रूलर के अंदर, जिस एम्पायर के अंदर वो लोग थे वहाँ पे अलग अलग एम्पायर का अलग अलग क्या था कल्चर था, वहाँ अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। ऐसा नहीं है कि जर्मनी है तो एक ही लैंग्वेज बोली जा रही है, क्योंकि रूलर्स अलग थे तो उनकी लैंग्वेज में, उनके कल्चर में, उनकी आइडेंटिटी में भी बहुत ज़्यादा क्या वेरिएशन या डाइवर्जन देखने को मिलता था। ओके, जो हैम्सबर्ग जैसे मैंने बताया एक उसमें से एक हैम्सबर्ग एम्पायर था रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी इज वन ऑफ अनदर कंट्री विच वॉज इन यूरोप। यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया हंगरी था इसमें हैम्सबर्ग एम्पायर का क्या था रूल था, और हैम्सबर्ग एम्पायर का जो कल्चर था वही कल्चर यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी में रहने वाले लोग फॉलो कर रहे थे। मीन्स नो वन हैव देयर कॉमन आइडेंटिटी, दे आर यू कैन से दे आर just following the culture of the ruler who are ruled over them. आगे क्या हुआ? In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. यानी हंगरी के अंदर, ऑस्ट्रिया हंगरी दो कंट्री थी, तो हंगरी जो थी वहाँ की आधी पॉपुलेशन अलग लैंग्वेज स्पोक कर रही थी, बोल रही थी, और अलग अलग कल्चर, आधी पॉपुलेशन अलग लैंग्वेज बोल के अलग कल्चर को, अलग गॉड्स को, अलग कल्चर फॉलो कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, एक ही कंट्री के अंदर भी अलग अलग वेरिएशन थी, चाहे कल्चर के बेस में, लैंग्वेज के बेस में देखे, आर्ट पोइट्री के बेस में देखे, सब कुछ अलग था। बिसाइड दीज देयर थ्री डोमिनेंट क्लास देयर आल्सो लिव विद इन द बाउंड्री ऑफ एम्पायर। इनके अलावा भी तीन अलग अलग ग्रुप्स थे जो एक साथ रह रहे थे इस वास्ट एम्पायर में। The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor, यानी इन सारे लोगों को, ग्रुप्स को एक साथ एक ही आइडेंटिटी ज्वाइन कर रही थी कि इन सब के रूलर क्या थे, एक ही रूलर इनके ऊपर, एक ही एम्परर इनके ऊपर रूल कर रहा है। मीन्स अदर इसके अलावा एम्परर सेम था बट बाकी सारी चीज़ें इनकी डाइवर्स थी। ओके, तो हम देख रहे हैं कि नेशनलिज्म का यूरोप में कैसा है। जब हम देख रहे हैं इस टॉपिक में इतनी ज़्यादा इसमें डाइवर्जन थी, लोगों के अंदर कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, कॉमन कल्चर वो नहीं फॉलो कर रहे थे, कॉमन लैंग्वेज नहीं बोल रहे थे, इवन वी हैव सीन डिफरेंट एम्पायर इन पे रूल करते जिनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर था, अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, ये सारा फॉलो कर रहे थे। तो कैसे मेकिंग हुआ, कैसे बना यूरोप, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे इन यूरोप के कंट्रीज़ के अंदर इमर्ज्ड हुई। ओके, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।